नमस्कार, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज हमारी बीपीएससी जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है उसकी क्लास नंबर फर्स्ट आपके भारत की भूगोल की होने वाली है और दूसरी तरफ हमको जो है मॉडर्न हिस्ट्री भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस बुक का संपूर्ण सॉल्यूशन जरूर देखते हुए चलिए। ये आपके टीआरई 4 के एग्जाम के लिए ये बुक भी आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आपको इस बुक के माध्यम से बीपीएससी का एक पैटर्न पता चल जाता है कि बीपीएससी आपके क्वेश्चन किस तरीके का पूछता है। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा तो आपकी तैयारी समझ सकते हैं किस हद तक अच्छी हो सकती है। तो आज की क्लास का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे भारत की भूगोल की क्लास का। और उससे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस सेशन के अंत तक जुड़े रहेंगे तो आज आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो जरूर आप लोग सेशन के अंत तक जुड़े रहना। अगर आपको सेशन अंत तक देखने पर पसंद है तभी आप लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। ठीक है, चैनल पर नए आए तो जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का कहता है, टॉपिक आपका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल से संबंधित देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में। कहता है कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जात जनसंख्या 16% है, या 17% है, या 18% है, या 28% है। ये क्वेश्चन 2 बार आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, इस हद तक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो याद रखना, जो आपके ये है तो भारत के संसार का 2.4% ही, लेकिन जो इसमें मानव जाति की जनसंख्या का प्रतिशत है वो आपके 17% हो जाएगा। कितना परसेंट? संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय जो आपका स्थलीय भाग का कितना है 2.4% है। जबकि क्या है, भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। अतः निकटतम सही उत्तर यहाँ पर है तो 17.5 इसका एग्जैक्ट आंसर, लेकिन यहाँ पर बीपीएससी आपके एग्जैक्ट आंसर को भी लेकर चलती है, तो इसीलिए इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये सब आपकी क्या 2011 की जनगणना के अनुसार है, उसी के आंकड़े के अनुसार है ये आपका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार से जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उसको समझते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आप लोग जब हमारे चैनल के शॉर्ट पर जाएंगे तो इसकी हमने ट्रिक के माध्यम से आपको चीज़ें बताई है, तो जरूर आप उसको देखिए। आपका वहाँ से एक नंबर 100% तैयार होगा, क्योंकि आपके कर्क रेखा से संबंधित एक पेपर आपके क्वेश्चन में देखने को जरूर मिलेगा। तो याद रखना, जो आपके पूछा गया कर्क रेखा नहीं गुजरती इनमें से, तो कर्क रेखा जो है आपकी कहाँ से नहीं गुजरती है, तो जरूर आप लोग याद रखना उड़ीसा से आपके कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी राजस्थान हुआ, त्रिपुरा हुआ, यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो याद रखना ये आपके 8 राज्यों से गुजरती है। तो पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन कहता है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तथा मिजोरम से गुजरती है। ठीक है, ये नाम आप लोग जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है, भारत आपका विस्तृत है, यानी भारत का जो विस्तार है वो कितना है, ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका भारत के विस्तार से संबंधित कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब भारत का विस्तृत है कितना, तो ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। आपके भारत का जो है विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पूछा जाए तो 8 अंश 4 मिनट। ठीक है, और उत्तर से पूछा जाए तो 37 अंश 6 मिनट है। ठीक है, ये आपका कौन सा है, उत्तर से। और अगर यही उत्तरी अक्षांश तथा पूर्व से पूछा जाए तो आप लोग कितना बताएंगे। चलिए एक्सप्लेन के माध्यम से चीज़ों को समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कहता है भारत की भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट है, उत्तर से 37 अंश 6 मिनट है। फिर कहता है उत्तरी अक्षांशों तथा 68 अंश 7 मिनट है, और पूर्व से 97 अंश 25 मिनट है। ये आपके पूर्वी देशांतर के मध्य हो जाएगा, ये आपके उत्तरी अक्षांश के मध्य हो जाएगा, और ये आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आप लोग सारी याद रखना, तो इसीलिए इसका विकल्प आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपसे क्या कहते हैं। कहता है कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके देख सकते हैं बीपीएससी टीचर के एग्जाम में ये 7/12/2023 को पेपर आया में ये क्वेश्चन आया था। तो कर्क रेखा के उत्तर में अगर आपसे पूछा जाए कौन अवस्थित है, तो ये आपका आइजोल हो जाएगा।
कहता है कि दिए गए नगरों में आइजोल जो कि आपके मिजोरम में है, ये आपके कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि भोपाल एवं रांची कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित नगर हैं आपके। ठीक है। क्वेश्चन आपसे कहता है भारतीय मानक समय IST तथा ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT में अंतर पाया जाता है। तो कितना आपके अंतर पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जरूर आप लोग याद रखना, +5 घंटे अंतर पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहता है भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में 5 घंटे से अधिक का अंतर पाया जाता है, अतः विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण, कहता है किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो याद रखना, ये आपके बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। यह दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर पर एक दूसरे को काटती हैं। भारतीय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं तीसरा आपसे क्या पूछता है। कहता है ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है। ये क्वेश्चन आपके पिछली बार ही एग्जाम में आया था, जरूर आप लोग इसको याद रखना। ये आपके 5.5 घंटे होता है और वहाँ पर था भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय पूछा गया था, तो अंतर पूछा गया था। जरूर आप लोग इसको डिफरेंस दोनों में याद रखना। तो ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय पूछा जाए कितना आगे, तो 5.5 घंटे। कहता है भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। भारत में 82.5 अंश ई के देशांतर को मानक मध्य रेखा माना जाता है। मध्य रेखा जो आपकी मध्य रेखा होती है, स्थानीय समय पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में भी जाना जाता है। प्रधान मध्य रेखा 0 अंश है और ग्रीनविच रेखा के रूप में भी इसको माना जाता है, क्योंकि यह लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग सीमावर्ती देशों से संबंधित देखते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। तो पहली क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्या कहता है भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत और चीन के बीच अगर आपसे सीमा रेखा पूछा जाए तो ये आपकी मैक-मोहन रेखा हो जाएगी। ठीक, इसको आप किस तरीके से नहीं भूलेंगे, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। भारत और चीन के बीच जो समझौता था, इसको याद रखना कि ये आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा कराया गया था। तो मनमोहन सिंह मतलब मैक-मोहन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन कहता है भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन मैक-मोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। कहता है नेक्स्ट आपसे कहता है म्यांमार के साथ भारत किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। यानी जो आपका म्यांमार देश है, इसके साथ भारत के कौन से राज्य की सीमाएं टच होती हैं। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा लगती है, नागालैंड की भी लगती है, मणिपुर की भी लगती है और मिजोरम की। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कहता है अरुणाचल प्रदेश 520 किमी इसके साथ अपनी सीमा रेखा जोड़ता है, नागालैंड 215 किमी, मणिपुर 398 किमी, मिजोरम आपके 510 किमी। ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। तो सबसे अधिक लंबी सीमा आपके बांग्लादेश की है भारत के साथ। ये क्वेश्चन भी आपके टीआरई के एग्जाम में पूछा गया था 7/12/2023 को जो एग्जाम हुआ था। एक्सप्लेन देखते हैं क्या पूछता है आपसे। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई लगभग 4096 किमी है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ आपकी सीमा को साझा करते हैं। अब देखते हैं जो आपका टॉपिक नया स्टार्ट होने वाला है, भौतिक विभाजन से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, इस टॉपिक से भी आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। कथन से संबंधित क्वेश्चन है। कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। कहता है ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल ही सही हो जाएगी। जो आपका ग्रेटर हिमालय है ये अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर कहता है निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थवादियों के लिए भी
जाना जाता है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर 3 कहता है शिवालिक ब्रा हिमालय जो उत्पत्ति में सबसे न्यूनतम है। ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपके? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है ग्रेटर हिमालय पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। शिवालिक जो है ये आपका ब्राय हिमालय है, ये जरूर आप लोग याद रखना, जो कि उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही हो जाएंगे, जबकि कथन 2 आपका सही नहीं है। फिर से क्वेश्चन आपसे कथन वाला पूछा गया, इसको भी समझते हैं। पहला कथन कहता है भू आकारों की रचना के संबंध में पूछा गया है। कहता है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, ऐसा पूछा गया है। तो याद रखना ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मेघालय पठार आपके दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कथन आपसे कहता है कि कश्मीर घाटी की रचना एक सम भी नति से हुई है। तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, इसकी रचना आपकी एक सम भिन्नति से हुई है। थर्ड ऑप्शन आपसे कहता है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। ये भी बात आपकी सही, गंगा मैदान की जो रचना है ये आपकी एक अग्रगर्त में हुई है। फोर्थ आपसे कथन कहते हैं हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। जी बिल्कुल ये बात सही नहीं है। तो इस तरीके से 1, 2, 3 आपके किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन पढ़ते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्सायी है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। अतः कथन 1 सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समविनीति से हुई है, ये भी बात आपका कथन 2 भी सही है। और स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका तो हिमालय के उच्च वलन के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया था। यह अग्रगर्त एक विशाल भू सनिति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में क्या होता है, इसी में विशाल मैदानों का निर्माण भी हुआ। इसी वजह से आपका कथन 3 भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति आपके भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है, ये जरूर याद रखना। इसीलिए आपका कथन जो 4th था वो आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 3 क्या कहता है, कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो याद रखना जो आपका रोहतास जिला है ये आपके धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिला नहीं है। कहता है बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिला दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वही रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है आपके। जरूर याद रखना बिहार में आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है। 4th नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग किसका था? तो याद रखना जो आपका भारतीय उपमहाद्वीप है ये पूर्व में मूलतः एक भाग आपके गोंडवाना लैंड का था। किसका था? गोंडवाना लैंड का आपका भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में एक इसका भाग था। तो ऑप्शन नंबर 4 का बी सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूभाग का हिस्सा था जिसे गोंडवाना महाद्वीप कहते हैं। यह विशाल महाद्वीपी क्रिटेशियस काल के दौरान भारत, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में विभाजित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार आपके भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम लोग इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले आपका केंद्रीय उच्च भाग है, फिर महान मैदान है, तटीय मैदान है, उत्तरी पर्वत है। तो याद रखना जिसको आप अगर आरोही क्रम में इसको जब आप भौतिक इकाइयों को क्रम में रखेंगे भौतिक क्षेत्रफल के अनुसार तो सबसे पहला आपका तटीय मैदान आएगा। कौन आएगा? तटीय मैदान। उसके बाद आपके केंद्रीय उच्च भाग आएंगे, उसके बाद आपका महान मैदान आएगा और लास्ट में आपका उत्तरी पर्वत। तो आप इसको इस तरीके से सीक्वेंस से लगा सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। 1, 2 सबसे पहले आपका क्या आया था, वहाँ पर 1 आया था
उसके बाद में आपका 3 सबसे पहले 3 आया था, फिर 1 आया था, फिर 2 4। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, पहले आपका 3 आया था, फिर 1 आया था, फिर 2 और 4। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। ये भी देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 15/12/2023 की शिफ्ट में, जो 11/12 वाले बच्चों का पेपर हुआ था। कहता है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक इकाइयों का आरोही क्रम निम्नलिखित तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान और उत्तरी पर्वत हैं। आप इसका सीक्वेंस जरूर याद रखना आरोही क्रम में। 6 भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले लद्दाख है, काराकोरम है, पीर पंजाल है, जास्कर है। तो याद रखना जब आप लोग इसको उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहला आपका जो इसमें सही ऑप्शन होगा, तो सबसे पहले हम लोग काराकोरम को उठाएंगे। काराकोरम उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले आपका काराकोरम आएगा, यानी 1 पर ये रहेगा, 2 सबसे पहले आएगा। इसके बाद आपके काराकोरम के बाद आपके लद्दाख आएगा, तो 2 के बाद 1, और इसके बाद आपका लद्दाख के बाद में आपका आएगा जास्कर, तो जास्कर आपका 4th आएगा इसके बाद में। फिर आपका है पीर पंजाल सबसे लास्ट में, ये आपका 3 बाद में आएगा। तो 2 1 4 3 आपके किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल तथा जास्कर पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो इस तरीके से इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। कहता है गंगा के मैदान का एक रूप वर्णित किया गया है, किस रूप में वर्णित किया गया है, तो याद रखना इसको जियोसिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कहता है गंगा के मैदान को एक जियोसिनक्लाइन या भू अभिनीति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। कहता है बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों में से बनी है, तो चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण को मिलान कीजिए। चलिए हम लोग इसका मिलान करने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है धारवाड़ चट्टान प्रणाली। तो याद रखना जो आपकी धारवाड़ चट्टान प्रणाली है, ये जो है आपकी सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का एक हिस्सा है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 3rd से मिला देंगे इसको हम लोग। धारवाड़ चट्टान प्रणाली के बारे में यही कथन आपका सही है। फिर आपसे पूछा गया विंध्यन चट्टान प्रणाली आपकी किस तरीके की है, तो याद रखना जो आपकी विंध्यन चट्टान प्रणाली होती है, ये आपकी इसका मिलान हम लोग कराएंगे ऑप्शन नंबर 4 से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलामाइट और क्वार्टजाइट और सैल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। तो याद रखना आपकी विंध्यन चट्टान प्रणाली के बारे में ऑप्शन नंबर 4 से इसको हम लोग मिलान करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। फिर आपसे कहता है क्वार्टरनरी चट्टान प्रणाली, ये आपके इसके मिलान के लिए कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो याद रखना ये आपकी जो है ये हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित होती है आपकी कौन, क्वार्टरनरी चट्टान प्रणाली। तो इस तरीके से सी को हम लोग मिलाएंगे ऑप्शन नंबर 1 से। अब आपका लास्ट जो बचा हुआ है तृतीयक चट्टान प्रणाली, इसको जो है हम लोग किससे मिलाएंगे, ये आपके पश्चिम चंपारण जिले में पाई जा सकती है। ठीक है, पश्चिम चंपारण जिले में पाई जा सकती है कौन, आपकी तृतीयक चट्टान प्रणाली। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। जो हमने मिलान कराया तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर भी इसका एक्सप्लेन पढ़ेंगे, वहाँ से आपको चीज़ें 100% क्लियर होंगी। कहता है भारत की भौगोलिक संरचना चट्टान प्रणालियों से बनी है, चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण का सही सम्मेलन कीजिए। तो सबसे पहले जो आपका है धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का एक हिस्सा है। विंध्यन चट्टान प्रणाली जो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सैल इस चट्टान प्रणाली के आपके मुख्य घटक हैं। फिर कहता है क्वार्टरनरी चट्टान प्रणाली के बारे में क्या सही है, तो ये आपके हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित होती है कौन, आपकी क्वार्टरनरी चट्टान प्रणाली। फिर आपसे लास्ट में पूछा गया तृतीयक चट्टान प्रणाली, ये आपके पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपके साथ इतने टॉपिक कवर किए। आज की क्लास में आप लोगों के लिए इतने ही क्वेश्चन थे।
अगर आप लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आया हो या हमारे द्वारा लाए गए आज के क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आए हो तो ज़रूर आप लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल ना जाना, यही आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है। तो आज हमारी भारत की भूगोल की फर्स्ट क्लास थी, जो इतने ही क्वेश्चन जिस क्लास में थे, अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए ना जाना, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे, अच्छे से पढ़ते रहिए, और जो हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ज़रूर आप लोग उनको टाइम निकाल कर देखिए। वो एग्जाम के दृष्टिकोण से उस किताब के प्रैक्टिस सेट आपको 100% सारे पता होना चाहिए, तब